है। हाल ही में लिए गए कुछ खास फैसलों की वजह से उन्हें सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में शामिल किया गया। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस लिस्ट में 61वां स्थान है। सीएम धामी लगातार 2 बार उत्तराखंड के सीएम रहे हैं और इन दिनों वो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। वहीं पर अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल की सूची में सीएम धामी भारतीयों में 93 नंबर पर थे। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन भोजन अवकाश के बाद बजट पर चर्चा शुरू हुई। इसके पहले सदन में अगर बात करें तो नियम 98 के तहत आरक्षण पर चर्चा हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि सरकार सीधे तौर पर आरक्षण खत्म करना चाहती है। वहीं पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि आरक्षण की मूल भावना में कोई बदलाव नहीं होगा, किसी को भी इससे नुकसान नहीं होगा। जिस भर्ती का रिजल्ट जारी हो जाएगा 1 महीने के भीतर ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बजट को दिशाहीन बताया। उन्होंने कहा कि बजट समावेशी नहीं है, निराशावादी है। इसमें शब्दों की बाजीगिरी की गई है और दोनों ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। एक एक बिंदु पे उनको जवाब दिया। मेरे पास आज पूरा एक एक बिंदु किस प्रकार से हमारी सरकार संवैधानिक दृष्टि से आरक्षण देने को तैयार है, किस किस चीज में हम लोग काम कर रहे हैं, सारा विस्तार से मैंने उनको जवाब दिया। अब वो कह रहे साहब आप आरक्षण देना नहीं चाहते, ये किसने कहा, ये कहां से आ गया? आप सत्य से परे तो आप बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं सदन को। इसी प्रकार से यदि मैंने तफसील से कब कब हमने उसमें संशोधन किए, कब कब हमने उसमें क्या क्या हम लोगों ने उनके आरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए, सारे विषय मैंने उनके सामने रखे। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था तो लास्ट में कहना है साहब रिक्तियों में आरक्षण नहीं है। यह भी सर्वविदित है कि जितने स्वीकृत पद हैं उसी के सापेक्ष आरक्षण दिया जाता है, रिक्तियों पे आरक्षण नहीं होता है। अब उस पर भी वो एक गुमराह करने की उनकी जो साहब इसमें नहीं हुआ, साहब इसमें वैकेंसी निकली, इसमें निकली। अब जब ये नियम ही यही है कि जितने स्वीकृत पद हैं उतने यदि आपके सभी आरक्षित पद आ गए तो रिक्तियों में किस प्रकार से आप आरक्षण की बात कर रहे हैं? यानी सर फिर आप गुमराह कर रहे हैं। मेरा कहना है कि फिर उन्होंने उनके एक माननीय सदस्य ने कहा साहब मेरी नानी, और वो कहती थी कि नल पे हाथ नहीं लगाने देते थे, हमारा शोषण होता था। तो मैंने उस भाई से पूछा उस समय सरकार तो कांग्रेस की थी ना, डॉक्टर अंबेडकर जी का जिक्र किया जिनकी दुहाई बार बार देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाह रहा हूं कि 1953 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने वाली कांग्रेस थी, और जब भारत रत्न की बात आई, जिन्हें हम संविधान के निर्माता कहते हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, उनको 19 संवैधानिक अधिकार है और सरकारी विभागों में जो नियुक्तियां हो रही हैं उसके लगातार चाहे सीधी भर्ती हो, चाहे विभागीय भर्ती हो, उसकी अनदेखी की जा रही है और आरक्षण के जो आधार है, नियम है, उनकी अवहेलना की जा रही है। लगातार पिछले वर्ष से जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, कई नियुक्तियों में आरक्षण शून्य है और कई नियुक्तियों में आरक्षण चाहे अनुसूचित जाति को हो, चाहे जनजाति को हो, चाहे ओबीसी पिछड़े वर्ग को हो, जो आरक्षण दिया गया है उसमें उसको पूरा नहीं किया गया, उसको कोटा है उसको पूरा नहीं किया गया है।
इसी को लेकर हमने आज नियम 58 में सदन में अपनी बात को रखना चाहा, लेकिन जाहिर सी बात है कि सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री का कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, ये सच्चाई है। को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में नामजद सभी उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और इन सभी पर संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बनफुलपुरा हिंसा में जितने भी नामजद अभियुक्त थे, उनमें से फरार चल रहे जो अभियुक्त अब्दुल मोहित, उसकी आज हमारी टीम ने गिरफ्तारी की है और ये गिरफ्तारी होने के साथ इसमें नामजद जितने भी अभियुक्त थे उनकी सभी की गिरफ्तारियां हो चुकी है। ये जो अभियुक्त है इसको हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और ये जो शानदार कार्य है इसके लिए मेरी टीम को मेरी तरफ से 2,500 रुपए का और डीआईजी कुमाऊं की तरफ से इस टीम को 5,000 रुपए का इनाम दिया गया है। लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा ने देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय से संकल्प पत्र मोदी की गारंटी पेटी की लॉन्चिंग की है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि भाजपा आम आदमी की पार्टी है, इसलिए भाजपा का घोषणा पत्र आम आदमी के सुझावों पर ही बनाया जाएगा, जिस पर पार्टी का कार्यकर्ता और लोगों के बीच में जाकर उनसे पत्र भरवाएगा और जो सुझाव लोग देंगे उन्हें सुझाव पेटिका के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया जाएगा। इसी के आधार पर भाजपा का घोषणा पत्र तैयार होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये आम आदमी की पार्टी है और आम आदमी के सुझाव हमें मानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसलिए समाज के तमाम वर्गों से जाकर के पार्टी के कार्यकर्ता उनके सुझाव लेंगे और जो सुझाव पेटिका है उसमें वो सुझाव डालेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। उसमें प्रेस पत्रकारों के समूह हैं, वकीलों के समूह हैं, विद्यार्थियों के समूह हैं, कर्मचारियों के समूह हैं, मजदूरों के समूह हैं, महिला समूह हैं, ऐसे 24-25 तरह के ऐसे समूह हैं। उनसे बातचीत करके और उनसे प्रपत्र भरवाया जाएगा और फिर उसके आधार पर जो संकल्प 2024 जो होगा वो उन सुझावों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। पार्टी शीघ्र ही अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। जहां और पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती है, कोई घोषणाएं करती हैं, भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है। 2014 में जो संकल्प मोदी जी ने लिए थे वो सारे संकल्प मोदी जी ने पूरे किए हैं। कल ही किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त तो 6,000 रुपए प्रतिवर्ष किसानों के लिए दी जाती है, वो मोदी जी ने जारी की है। 3 लाख करोड़ से अधिक पैसा अभी तक किसानों को दिया जा चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और इस कार्यक्रम के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। 6,000 से अधिक सुझाव पेटिका हमने रखी है। नमो ऐप के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से उनके सुझाव लिएंगे और उनको अपने संकल्प में हम शामिल करेंगे और एक बार फिर मोदी जी। जोशीमठ आपदा प्रभावास की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नगर भर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जोशीमठ आपदा प्रभावितों का आरोप था कि सरकार अभी तक आपदा प्रभावितों के साथ साथ नगर के भविष्य को लेकर विस्थापन और पुनर्वास की नीति को स्पष्ट नहीं कर पाई। लोगों के अनुसार प्रशासन की ओर से समय समय पर सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ अलग अलग बातें रखी जा रही हैं, जिसमें कि आपदा प्रभावितों के लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। वर्तमान समय में तहसील प्रशासन द्वारा जोशीमठ आपदा प्रभावितों के बीच सर्वेक्षण के लिए एक प्रारूप जो है वो किया गया, जिस प्रारूप में अपना विवरण भरने को कहा गया है। वहीं पर इस प्रारूप में नगरवासियों के भविष्य को लेकर कोई बिंदु दर्ज नहीं किए गए और अगर आपदा प्रावीण होने पर यह प्रारूप भर दिया जाएगा तो फिर शासन और प्रशासन अपनी मनमानी के अनुसार जोशीमठ की आपदा प्रभावितों के लिए निर्णय लेंगे। जो ये फॉर्म सरकार द्वारा हमें दिए गए हैं, ये फॉर्म पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है
ये फॉर्म यहाँ की जनता की समझ में नहीं आ पा रहा है। मेरा जो है सरकार से निवेदन है कि किसी उच्च अधिकारी को यहाँ पे बुला करके इस फॉर्म का निस्तारण किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि इस फॉर्म में क्या त्रुटि है क्या नहीं है। लोगों की समझ में ये बात नहीं आ पा रही है। और जो इसमें ये बताया गया वन टाइम सेटलमेंट है और अन्य जो मुद्दे हैं इसमें रखे गए हैं, सबसे पहले तो हम लोग इससे सशंकित है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे कहाँ। हमारे हक हुकूक, हमारी ज़मीनें, किसी की 100 नाली है, किसी की 50 नाली है, किसी की 10 नाली है, जिनकी इतनी ज़मीनें हैं वो लोग यहाँ छोड़ के कहाँ जाएंगे और फिर वापस वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। उनकी अन्य भूमियों का क्या होगा, सरकार इसको पहले क्लियर तो करे। सरकार हमें कह रही मकान छोड़ दो, मकान का मुआवजा लो, चले जाए। हमारी उन ज़मीनों का क्या होगा, हमारे हक हुकूकों का क्या होगा, जहाँ हमारे जो है पनघट है, गोचर है, मरघट है, उन भूमियों का क्या होगा। सरकार ने इस मामले में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है और हम इस सरकार से यही मांग कर रहे हैं। इसी के साथ आज इन फॉर्मों को हम वापस कर रहे हैं क्योंकि यह फॉर्म पूर्णतः है त्रुटिपूर्ण है। अच्छा, आक्रोश सरकार से है या सिर्फ फॉर्म अस्पष्ट है इसलिए लोगों का आक्रोश है? आक्रोश सरकार से भी है और जो फॉर्म त्रुटिपूर्ण है उससे भी है। सरकार से इसलिए आक्रोश है क्योंकि सरकार ने नीतियां पूरी तरह से जो है स्पष्ट नहीं की हैं। सरकार स्पष्ट कह दे कि जोशीमठ का कौन सा क्षेत्र सेफ है, कौन सा क्षेत्र अनसेफ है, कौन से लोग यहाँ से विस्थापित होंगे, कौन से नहीं होंगे और जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए ना। सरकार अपनी नीति को स्पष्ट करे। सरकार अपनी नीति स्पष्ट नहीं कर रही है बल्कि यहाँ के लोगों को आपस में उलझा रही है, यहाँ के लोगों के बीच में जो है दरार पैदा कर रही है। ये सरकार का कारण निंदनीयपूर्ण है। भूदशाओं के संदर्भ में जो एक सर्वेक्षण प्रारूप घर घर जाके तहसील प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है और उस सर्वेक्षण प्रारूप में बहुत सारी चीजें अभी जो नहीं लिखी गई है, उसके संदर्भ में भी जोशीमठ वासियों की एक अपनी, मैं कहूंगा कि लोग आश्वस्त नहीं है उस फॉर्म से, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें अभी लिखी हुई नहीं है। लोगों के रोजगार के संबंध में कोई बातें नहीं लिखी गई है, लोगों को किस तरह से अपने पुनर्वास को करना है, क्या स्कूल की व्यवस्था होगी, क्या हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी, इस संदर्भ का कुछ भी उस फॉर्म में नहीं लिखा गया है। और उस फॉर्म को भरने के लिए तहसील प्रशासन द्वारा उस फॉर्म को मांगा जा रहा है। तो यही लोगों का विरोध है कि हम इस आधे अधूरे फॉर्म को अभी नहीं भरना चाहते हैं। और आज सभी जोशीमठ के मूल निवासी जितने भी लोग आज इस धरना प्रदर्शन में हैं, सभी लोग आज यहाँ पर आए हैं और अपने फॉर्मों को त्रुटिपूर्ण बताते हुए आज उस फॉर्म को तहसील प्रशासन को जमा करने वाले हैं। जी, जोशीमठ भूदशाओं की जो आपदा प्रारंभ हुई थी जनवरी 2023 से प्रारंभ हुई थी और उसके पश्चात 108 दिनों के आंदोलन के बाद केवल पुनर्वास नीति के संदर्भ में केवल असुरक्षित भवनों का ही मुआवजा अभी तक तय हो पाया था। और अब जब 14 जोनों को सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट साझा की गई है जिसमें बताया गया है कि 14 जोनों के तहत जितने भी घर हैं, लगभग 1200 घरों को असुरक्षित घोषित किया है। और उन असुरक्षित घरों की क्या आगे की नीति होगी, उन लोगों की आगे किस तरह से बसावट की जाएगी, क्या जोशीमठ को पूरा खाली करवाने का विचार है। तो इसी संदर्भ में आज समस्त जोशीमठ मूल निवासियों के द्वारा अपने हक हकूक के लिए, क्योंकि भवन के मुआवजे और जमीन के मुआवजे के अतिरिक्त भी मूल निवासियों की बहुत सारी अपने हक हकूक है, जिनके लिए कि जोशीमठ के मूल निवासी आज सड़कों पर उतरे हैं और अपनी एक शांतिपूर्ण जुलूस के साथ आज अपनी मांगों को ज्ञापन के रूप में सरकार के सामने रखेंगे। और अगर इस पर विचार नहीं किया जाता है तो आगे आने वाले समय के लिए हम फिर से एक रणनीति बनाने के तहत अपने जोशीमठ के अस्तित्व को बचाने के लिए आगे की लड़ाई लड़ेंगे। और अभी भी हमारा सरकार से एक निवेदन है कि जोशीमठ के ट्रीटमेंट को जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए, जिससे कि इस जोशीमठ धार्मिक नगरी, आध्यात्मिक नगरी को बचाया जा सके। तो ट्रीटमेंट के और सबसे प्रथम पक्ष जो हमारा है वो ट्रीटमेंट की ओर है और दूसरा पक्ष जो हम चाहते हैं कि जोशीमठ का मूल निवासी जोशीमठ को छोड़ के अन्य कहीं विस्थापित नहीं होगा, उसे यहीं नजदीकी क्षेत्र में कहीं विस्थापित किया जाए। तो हम फिर अपनी मांगों को जो सरकार के सामने आज रख रहे हैं और इस पे क्या प्रतिक्रिया आती है उसके बाद हम अगली रणनीति को तय करेंगे। सरकार की नई शराब नीति को लेकर शराब कारोबारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। शराब कारोबारियों का आरोप है कि नई नीति के तहत जिस तरीके से सरकार ने गांव और घर घर शराब और बार के लाइसेंस की खुली छूट दे रखी है, उससे मुख्य रूप से शराब की दुकानों का काम प्रभावित होगा। कारोबारियों का कहना है कि आज पहाड़ में सबसे बड़े पैसे लगाने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं, साधन संपन्न लोग पलायन कर चुके हैं। वहीं पर वर्तमान समय में जो लोग सरकार को राजस्व जुटाने में काम कर रहे हैं, वहीं पर सरकार की गलत नीति के कारण कई दुकानदारों की क्रुकी होने की भी परिस्थितियां आ चुकी है। वहीं जिला आबकारी अधिकारी प्रमोद मैठानी ने बताया है कि 2023 की तुलना उनमें 10% की बढ़ोतरी की गई है। जनपद की 15 दुकानों से लगभग 100 करोड़ का राजस्व टारगेट रखा गया है। नीति बनाने में एक थोड़ी सी चूक सरकार से हुई है कि जो उत्तराखंड में जो नीति बनी है, देखो एक तराई वाला एरिया है, एक पहाड़ का एरिया है। बेसिकली पहाड़ से सारे लोग पलायन करके जा चुके हैं।
बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो आपदाग्रस्त हैं। आपने सबको एक ही नीति में तोल दिया है। इसका हमने कहा इसको जो है सरकार को चाहिए, पहाड़ के लिए शराब की एक अलग नीति होनी चाहिए और जो प्लेन भावर तराई के एरिया हैं उनके लिए अलग नीति, बड़े शहरों के लिए अलग नीति होनी चाहिए। छोटे दुकानदार हैं, व्यवसायी, छोटे छोटे लोग अपने घर से जो है छोटी पूंजी लेके अपना कारोबार शुरू करते हैं और वो आज शराब की जो सरकार की द्वारा जो नीति बनाई गई है उसकी वजह से वो पैसा डूब जाता है। और बहुत सारे हमारे साथी जो है वो कई बार उनके कुर्की का नोटिस छप जाता है, उनके खेत खलिहान बिकने पर आ जाते हैं। तो यही प्रतिवेदन किया गया कि सरकार जो है ये डिपार्टमेंट ठेकेदार को बचाए तो डिपार्टमेंट बचेगा और वो अपना समझ के काम करेगा, जिससे सरकार की जो है राजस्व की भी बढ़ोतरी होगी और ठेकेदार भी बचेगा। 23-24 में जनपद चमोली में 15 मंदिर दुकानें संचालित हैं और वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु जो है जनपद के लिए 84.79 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य तय था और इस वर्ष 24-25 में 10% की वृद्धि करते हुए जनपद का जो राजस्व आंगणित हो रहा है वो 90। राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाने का दावा कर रही है, साथ ही साथ साधन संसाधन से स्कूलों को लैस करने की बात भी सरकार द्वारा की जा रही है। सरकार के इन दावों में कितना दम है, इसकी पोल खोल रहा है कालसी के हरिपुर गांव का प्राथमिक विद्यालय का भवन। गांव का प्राथमिक विद्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ये भवन जो है वो खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा। भवन की खस्ता हालत के कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को जो है वो डर का माहौल बन चुका है। और पिछले निरंतर हम 2 साल से और उससे कई सालों से हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा है वो आज के समय के लिए बहुत जरूरी चीज है। और हम तो ये कहते हैं भवन नहीं है, मंदिर है। और मंदिर जो शिक्षा का मंदिर है वो स्थिति इतनी खराब हो रखी है, मेरे समझ में ये बात नहीं आती कि अधिकारी देख क्या रहे, कर क्या रहे, वो लोग ये इस चीज का चिंता और चिंतन क्यों नहीं करते हैं। छोटे छोटे बालक है, छोटी छोटी बालिका हैं, यहाँ पे रहती है, पढ़ती है, बच्चे आते हैं, माँ बाप आज इतना डर रहे हैं, इतना ज्यादा उनको डर महसूस होता है कि हमारे बच्चे सुबह जाते हैं, शाम को किस स्थिति में आएंगे। भवन की स्थिति देखिए आप, छत देखिए गिरने वाला है।